नमस्कार। मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अजीबोगरीब फैसला आया है। उस फैसले में एक जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एम नार्लिकर। उन्होंने ये कहा है कि आईपीसी का सेक्शन 294 जो है, जो अश्लीलता को डिफाइन करता है, उसके तहत गाली गलौज करना, भद्दी बातें करना, किसी को अपमानित करना अपराध नहीं है अगर उससे किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत न हुई हो या किसी दूसरे व्यक्ति को उससे परेशानी न हुई हो। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर किसी को गाली गलौज करता है, और गालियां तो सीधे तौर पर अश्लीलता ही होती हैं। गालियों में श्लीलता तो होती नहीं है, क्योंकि गाली जब दी जाती है तो किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ कुकर्म करने की बात सामने वाला व्यक्ति अश्लील शब्दों में कर रहा होता है। लेकिन इस मामले में, जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, सेशन कोर्ट ने अपराधी को सजा दी थी, जो सेक्शन 294 है आईपीसी का, उसके तहत उस बात को खारिज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने। उनका यह कहना है कि गाली दी गई, अपमान किया गया, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को परेशानी हुई, ये साबित कर पाने में प्रोसिक्यूशन पूरी तरीके से विफल हुआ है। अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर लोगों के बीच में गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देता है, क्या उससे लोगों को परेशानी नहीं होती है? अगर परेशानी नहीं होती तो सब लोग गाली दे रहे होते। लेकिन इस बात को आधार बनाकर और जो उन्होंने आदेश दे दिया है, उसके साथ साथ जो सेशन कोर्ट के जज थे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने लंबी कार्रवाई के बाद जो फैसला लिया था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, एक प्रेसिडेंस बना दी। और अब आगे चलकर किसी भी जज को फैसला लेने से पहले आईपीसी की धारा 294 के तहत केस में इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा निर्णय उन्होंने दे दिया है। इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। ये जो नार्लिकर साहब हैं, ये अभी अभी 2 महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रमोट हुए हैं वकील से। यानी जज के तौर पर इनका जो एक्सपीरियंस है वो 3 महीने का भी नहीं है अभी पूरी तरीके से। दूसरी तरफ जो सेशन कोर्ट में जज रहे होंगे, वो कम से कम 20 साल से जज रहे होंगे, या हो सकता है 5-7 साल वकील रहने के बाद जज के तौर पर वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर भर्ती हुए हों। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे होंगे, वो भी कम से कम 10 से 15 साल का उनका जज के तौर पर एक्सपीरियंस रहा होगा। यानी 10-15 साल वाला जज, 15-20 साल वाला जज, टोटल मिलाकर कम से कम 25 से 30 साल का जज के तौर पर जो एक्सपीरियंस उनका था, उन्होंने जिस तरीके से मामले का निपटारा किया, उसको 3 महीने से कम की अवधि वाला जो वकील है, जो अब जज बन गया है, उसने खारिज कर दिया। ये हमारे देश की जुडिशरी की पोल खोलने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे देश में जो लंबे समय का अनुभव होता है, उसके ऊपर वकीलों को जब जज बनाकर बैठा दिया जाता है, तो वो कैसे कैसे फैसले लेते हैं, जिसमें न्याय कम अन्याय ज्यादा दिखता है। ये मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, उनका एक कर्मचारी होता है। वो कर्मचारी का कुछ पीएफ वगैरह की पेमेंट को लेकर उनमें विवाद होता है। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पीएफ को रोक दूंगा। इसके बाद वो कर्मचारी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देता है, गाली गलौज करता है, हाथापाई करने की नौबत आती है। वो वहां जो टीवी लगा हुआ है, जो भी फर्नीचर वगैरह होता है, शीशे वगैरह होते हैं, उन सबको लोहे की रॉड से तोड़ देता है। उसके खिलाफ केस किया जाता है। उस केस में 294 आईपीसी की धारा भी लगाई जाती है। दूसरी अन्य धाराएं हैं, उसमें मारपीट की भी धारा है, तोड़फोड़ की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कई सारी धाराएं हैं उसमें। उसी केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस अपराधी को सजा देते हैं। उस सजा को सेशन कोर्ट भी बरकरार रखता है।
मामला हाई कोर्ट में आता है और हाई कोर्ट में जो बाकी के मामले हैं उन पर हाई कोर्ट कुछ नहीं कहता। यानी कि ये जो MM नर्लीकर नाम के जो जज हैं वो कहता है कि बाकी की सजाएं इंटैक्ट रहेंगी, उस पर हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो अश्लीलता का जो मामला है उस पर हमारा ये मानना है कि जब तक गालियों से लोगों को परेशानी नहीं हो तब तक इस अपराध को सिद्ध नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि आईपीसी के सेक्शन 294 में 3 महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो सार्वजनिक जगहों पर गाली गलौज कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है और अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। ये आईपीसी में प्रावधान था। बीएनएस में इसकी धारा बदल गई है, लेकिन सजा लगभग उसी तरीके से करस्पॉन्डिंगली उसमें भी है। हालांकि आईपीसी तो अब खत्म हो गया है, अब बीएनएस आ गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कानून बनाने में जो पूरा एक अमला लगाया जाता है, मशीनरी लगाई जाती है, बड़ी बहसों के बाद में कानून बनाया जाता है, उसकी एक लैंग्वेज लिखी जाती है और उस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है ये डिसाइड करते हैं वकील और जज। अब आप सोचिए कि जैसे बीएनएस बना, उसमें अगर 300-400 धाराएं हैं, हर धारा के लिए 3-4 लाइनें उसमें लिखी गई है, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि कम से कम शब्दों में उस धारा को लिख दिया जाए जिससे कि वो जो कानून हो वो बहुत ज्यादा बल्कि ना हो जाए। तो इसलिए ये जो चीजें उसमें शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनका मतलब वही होता है जो होना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरीके का केस फंसता है तो वकील अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, जज अपने वकील को फेवर करने के लिए उसका अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर हर कानून की धारा को व्याख्या करके 2-2, 3-3 पेज में लिखा जाएगा तो आप सोचिए कि जिस कानून में 300-400 धाराएं हैं उसके लिए कितनी मोटी किताब बनानी पड़ेगी। इसीलिए कानून बनाते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे हो, मीनिंग ज्यादा बड़ा हो और मीनिंग स्पष्ट भी हो। लेकिन हमारे देश की अदालतों में जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं और वो हर शब्द का मीनिंग अपने हिसाब से निकालकर अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं। जज से अगर उनकी सेटिंग है तो फिर जज भी उसी मीनिंग पर मुहर लगा देता है जैसा इस मामले में होता हुआ दिख रहा है। यहां एक और चीज है कि जज साहब को यह सब जरूरत पड़ी क्यों? उस व्यक्ति को जो दूसरी धाराएं थी जिनमें सजा मिली थी उसमें 3 महीने से ज्यादा की सजा तो पहले ही मिल चुकी है। फिर आपने अपना ये विवेक, अपनी ये व्याख्या इस चीज पर क्यों डाली? क्या आप खुद को बहुत ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश कर रहे थे? अगर आप ऐसा नहीं भी करते तब भी उसकी सजा कम तो नहीं होनी है। लेकिन आपने क्या किया? आईपीसी की धारा 294 को दोबारा से पुनर्भाषित कर दिया है और यह कह दिया है कि अश्लीलता साबित करने के लिए, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अश्लील गाने भी होते हैं, भद्दी भद्दी गालियों वाले गाने हनी सिंह टाइप के लोग गाते हैं, उन पर भी यही धारा लगती है। तो अब वो लोग भी अपने बचाव में ये कह सकते हैं कि हमने ठीक है भद्दी गालियों का वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं हुई, किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए हम अपराधी नहीं है, हमें सजा नहीं होनी चाहिए। शायद उन्होंने ये जो मामला छोड़ा है ये हो सकता है उस लॉबी को खुश करने के लिए किया हो, क्योंकि आजकल जो टीवी चैनलों पर बहुत से नाटक चलते हैं, बहुत सी वेब सीरीज चलती हैं, उनमें भी बहुत सारी भद्दी भद्दी अश्लील गालियों का इस्तेमाल होता है। और ये जो पर्टिकुलर केस है इसका आधार बनाकर जो वेब सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस केस के बहाने से बॉलीवुड और ये जो वेब सीरीज वाले जो तमाम लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए
जज एम नार्लिकर ने ये फैसला लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस फैसले का एक तरीके से बचाव किया गया है, उसका तो बचाव हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो अन्य धाराएं लगी हैं, 1 लाख से ज्यादा का उसने नुकसान किया है, तो वो नुकसान का भी उसको भरना पड़ेगा। दूसरा, जो मारपीट की धाराएं हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चीजें हैं, उसमें क्रिमिनल कंटेप्ट भी है, किसी का अपमान की भी, डिफेमेशन का भी केस है, तो उन चीजों पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये लग रहा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना साधने की कोशिश जज साहब ने की है, और उस लॉबी को इस केस के माध्यम से एक रास्ता दिखा दिया है कि आप अपने नाटकों में, अपनी वेब सीरीज में, अपने गानों में जितनी चाहे गालियां इस्तेमाल करो, बचाव के लिए ये कह दो कि उससे किसी व्यक्ति को परेशानी हुई है, ये साबित नहीं होता है। क्योंकि गाना जहां चलेगा वहां किसी व्यक्ति को परेशानी होगी, वो उसको बंद करा देगा। वो पुलिस में तो कंप्लेंट करने नहीं जा रहा है, वो गवाही ही देने तो नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार थाने गया तो उसी की जेब ढीली होनी है, उसका समय खराब होना है, उसी को तनाव उत्पन्न होगा और बार बार थाने जाना भी पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो हमारे देश की जुडिशरी काम कर रही है, कॉलेजियम से जो वकीलों को जज बना दिया जाता है, वो किस तरीके से एक्सपीरियंस जो जज होते हैं, जो लोअर जुडिशरी जिसे कहा जाता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, उन लोगों की मेहनत पर कितनी आसानी से ये लोग पानी फेर देते हैं, कितनी आसानी से अपने अल्प ज्ञान को थोप देते हैं। क्योंकि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सेशन कोर्ट है, उनकी अदालत में तो ऐसे केस रोज लगभग आ रहे हैं। इनके पास कभी कभी इक्का दुक्का केस आता है, इन्होंने एक दे दिया और किताबों में इनका हो गया जी, लैंडमार्क जज इन्होंने डिसीजन लिया है। इसको कैसे रोका जा सकता है? उसका एक ही तरीका है कि इस कॉलेजियम रूपी असंवैधानिक व्यवस्था को इस देश से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। कॉलेजियम के नाम पर जो भाई भतीजावाद के माध्यम से, चेलापंथी के माध्यम से, मेंटरशिप के माध्यम से जो लोगों को, वकीलों को उठा उठा कर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया जाता है, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। रोक कैसे लगेगी? सीधा सा तरीका है कि संसद में कोई कानून पास हो और वो लागू किया जाए। लेकिन आज की संसद का जो गणित है, उसके आधार पर यह हो ही नहीं सकता है। सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि किसी भी ऐसे कानून को 2/3 बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट जो संसद है उसमें पास करा सके और बाद में आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से उसको अनुमोदित करा सके। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि इस देश की जनता इस कॉलेजियम रूपी एक महा समस्या के खिलाफ जागृत हो, और जागृत होने के बाद जनमत संग्रह में भाग ले, अपनी राय दे और अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए इन नकली खुदाओं को अवगत कराए कि तुम खुदा नहीं हो, तुम भारत के नागरिक हो, तुम भारत के अदालतों में बैठे हुए निर्णायक हो, न्याय के देवता नहीं हो। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो संविधान में कहा गया है, जो इस देश की संप्रभु जनता चाहती है। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।